हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें बहुपद के बारे में पढ़ना है और फिर उसके शून्य के बारे में यानी कि जीरोथ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। व्यंजक, एक्सप्रेशन जो है इसको हम समझते हैं जैसे दो आदमी कुछ बात करता है तो एक आदमी अपना विचार दूसरे आदमी के सामने व्यक्त करता है। उसी तरह से हम गणित में जो कुछ भी लिखते या बोलते हैं वही हमारा व्यंजक कहलाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, गणित में जो कुछ हम लिखते या बोलते उसे व्यंजक, लिखते या बोलते हैं उसे व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 5 में 2 जोड़ना, यह हमारा व्यंजक है। यानी कि 5 + 2 यह सब व्यंजक है। 5 में 2 से गुना करना, यह सब हमारा व्यंजक कहलाता है। फिर उसके बाद आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? देखिए, इसमें यह बीजीय जो शब्द है यह बीज से लिया गया है। यानी कि सबसे पहले बीज शब्द का प्रयोग अज्ञात राशि के लिए किया जाता था। तो यानी कि चर के साथ जो कुछ भी व्यक्त किया जाता है यानी कि चर के सहारे, उसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहां पे लिख देता हूं, चर के सहारे जो कुछ व्यक्त किया जाता है, उसे बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे किसी राशि में या फिर किसी संख्या में, किसी संख्या में 5 जोड़ना, यह हमारा देखिए अज्ञात राशि है। यानी कि चर इसमें प्रयोग करेंगे तो x मान लेते हैं, x में 5 जोड़ना, तो यह है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक ना? यानी कि बीजीय व्यंजक, यानी कि कहने का सेंस है इसमें बीज यानी कि अज्ञात राशि का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले जो अज्ञात राशि था उसे लोगों ने, दर्शन शास्त्रों ने बीज माना, इसीलिए यहाँ पे बीजीय व्यंजक हमसे कहते हैं। फिर उसके बाद अब हमको समझना है चर यानी कि वेरिएबल किसे कहते हैं और फिर कांस्टेंट किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं चर, वेरिएबल, चर में देखिए वेरिएबल किसे कहते हैं? चर जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है।
एग्जाम्पल में देखिए ए बी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा इत्यादि, यह हमारा वेरिएबल होता है, चर होता है। कभी a बराबर 5 आएगा, कभी -2 आएगा, कभी कुछ आता है, इसीलिए इसे हम वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। इसका मान नियत नहीं होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला हम देखते हैं अचर कांस्टेंट जिसका मान नियत होता है या निश्चित होता है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे 5 1000। देखिए 5 को कभी 6 आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए इसका मान नियत होता है, इसे कांस्टेंट कहते हैं। फिर अगला इसमें टर्म आता है हमको पद। क्या होता है? पद टर्म। इसमें जोड़ घटाव से जितनी अलग होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जोड़ या घटाव से जितनी राशि अलग होती है, पद कहलाती है। एग्जाम्पल में देखिए जैसे 5 + x, इसमें देखिए दो तरह की राशि है, एक यहाँ पे हमारा अचर है और एक चर है, और दोनों प्लस से अलग है, तो इसमें दो पद है, ठीक ना। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 5xy, तो इसमें देखिए जोड़ से अलग नहीं है, तो इसे हम कहेंगे एक पद है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको यह चीज समझ में आना चाहिए। फिर अगला इसमें कॉन्सेप्ट आता है बहुपद, यानी एक पद से अधिक होगा उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, और उसमें सभी चर का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसको लिख लीजिए, लिखना है तो इसके बाद मैं मिटाकर आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे बहुपद। अब हम लोग देखेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल, देखिए यह क्या होता है बहुपद, इसको पहले हम समझते हैं। बहुपद जो है यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सभी वेरिएबल का पावर एक पूर्ण संख्या होता है। इसको मैं लिख देता हूं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें सभी चर का घात पूर्ण संख्या हो। अब इसमें एक चीज आ गया पूर्ण संख्या, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर देखिए 0 से शुरू होता है, 1 2 3 और यहाँ पे इंफिनिटी तक जाता है, इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो यानी कि कहने का सेंस है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल इसका मैं लिख रहा हूं बहुपद का 3 + x। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए इसमें चर यानी वेरिएबल x है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा चर
x का घात बराबर 1 है। देखिए तो 1 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, 1 है, अतः 3 + x बहुपद है। फिर उसके बाद एक और मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपसे, 5 यह बहुपद है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं देखिए 5 और x⁻0 मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। 5 के बदला में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 बराबर 5 गुना 1 मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसके बदला में 5 गुना x⁻0 भी मैं लिख सकता हूँ। x का घात कितना है, 0 है। देखिए तो 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, अतः 5 क्या है, बहुपद है। अतः 5 एक तरह का बहुपद है। इसे कांस्टेंट बहुपद भी कहा जाता है, इसे कांस्टेंट बहुपद भी कहा जाता है। फिर उसके बाद एक और देखिए यहाँ पे, जिस मतलब पहले इसको बहुपद पहले समझ लीजिए, उसके बाद उसका मैं टाइप्स बताऊंगा, नहीं तो ऐसे मिली जुली हो जाएगी, आपको समझने में परेशानी होगी। तो देखिए तो यहाँ पे यह बहुपद है। यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, x² + y। देखिए इसमें अधिकतम घात यहाँ पे 2 है नहीं, और दोनों इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, यह भी बहुपद है। तो बहुपद आप समझ गए होंगे। अब एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ, x/y बताइए। तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, लेकिन यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे यह चीज समझ लीजिए, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे y का पावर -1 है, x इंटू यहीं पे लिख देते हैं, x इंटू y का पावर -1। x का पावर 1 है, पूर्ण संख्या है, लेकिन y का पावर -1 है, जो कि -1 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे यह बताइए, 5√x + y²। तो देखिए तो यहाँ पे इतना के बदला में मैं लिख सकता हूँ 5x⁻1/2, इसे मैं पावर में बदलूंगा तो 1/2 हो जाएगा, प्लस y²। यहाँ पे y का पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे x का घात 1/2 है। ठीक ना। तो अतः देखिए तो बताइए तो यह जो पावर 1/2 है, 1/2 पूर्ण संख्या है नहीं है, तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से यह चीज आपके दिमाग में क्लियरली बैठना चाहिए कि यानी कि किसी भी चर यानी कि वेरिएबल का पावर पूर्ण संख्या छोड़कर दूसरा चीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह बहुपद नहीं होगी। अगर होगा पूर्ण संख्या तो भी बहुपद होगा, वरना नहीं होगा। यह चीज आप अपने सीधे भेजा में बैठा लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे बहुपद के प्रकार। यहाँ पे पहले लिख देता हूं कि आपको याद रहेगा, स्टार लगाकर बहुपद के प्रकार। 1 नंबर में यहाँ पे कांस्टेंट बहुपद लिख देता हूं, और चर बहुपद। अचर बहुपद में हमारा हो जाता, पहले इसको ऐसे लिखिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। दो नंबर में हमारा हो जाता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल।
3 नंबर में हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर अगला है 4 नंबर में हमारा त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यह चीज हमारा होता है। अब इसके बाद हम लोग बारी बारी से इसको हम समझेंगे। उसको हमें समझने से पहले हम देखेंगे किसी भी व्यंजक का घात क्या होता है। इसको उतारना है तो उतार लीजिए, उसके बाद मैं इसको बारी बारी से समझाऊंगा तो फिर आगे बढ़ूंगा। अब हम लोग देखेंगे व्यंजक का घात। व्यंजक का घात। अब देखिए यहाँ पे व्यंजक का घात क्या होता है। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है इसको हम समझते हैं, यानी कि जिस भी पद का अधिकतम घात होता है उसे ही हम व्यंजक का घात कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं चर के अधिकतम घात को व्यंजक का घात कहते हैं। एग्जाम्पल में हम समझते हैं, जैसे 3x² + y + 9 में देखिए तो चर का अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 2 है। इस चर का अधिकतम यहाँ पे घात है 1 और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे में चर x का सबसे अधिक घात है, अतः इस बहुपद का घात, इस बहुपद का घात बराबर 2 होगा। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पे 3x² + 9y3। देखिए इसमें अधिकतम घात क्या है, चर का 3 है, अतः इतना का घात बराबर 3। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3y² + 9x में x, यहाँ पे देखिए चर का यहाँ पे घात है यह 2 और यहाँ पे है 1, लेकिन वास्तविक में यह नहीं है, क्योंकि यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लाइन में 3y⁻² और +9x। तो देखिए यहाँ पे x का घात है हमारा 1 और यहाँ पे है y का घात -2। तो यह तो बहुपद नहीं है, लेकिन यह व्यंजक जरूर है। तो इसका घात क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा का घात बराबर 1। तो हमें बहुपद का घात पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बहुपद का घात। व्यंजक का हमें नहीं देखना है। तो यहाँ पे अब मैं देखूंगा बहुपद के घात के आधार पर जो मैं प्रकार लिखा था वो बहुपद के घात के आधार पर लिखा था, ठीक ना। यह बहुपद नहीं है। यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूं, यह बहुपद नहीं है।
बहुपद नहीं है। ठीक ना। तो यहाँ पे एक नंबर हम लिखे थे अचर बहुपद, अचर बहुपद। अचर बहुपद में कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट जो पोलिनोमियल होता है हमारा, इसमें चर का घात 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, चर का घात 0 होता है। एग्जाम्पल में देखिए 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, 9। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका अर्थ है 9x⁴। तो देखिए यहाँ पे बहुपद है लेकिन यहाँ पे इसका घात क्या है? 0 है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल। 2 नंबर में हम लिखे थे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक जो बहुपद था, इसमें बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है? 1 होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है। एग्जाम्पल में देखिए 5 + x। देखिए तो इसमें अधिकतम घात क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या छुपा है? कुछ नहीं है तो 1 छुपा है। अतः यह हमारा है रैखिक बहुपद। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ 9x + 5y। देखिए यहाँ भी चर का घात 1, यहाँ भी चर का घात 1। अतः यह क्या है? हमारा रैखिक बहुपद है। अधिकतम घात क्या है? 1 है। अतः रैखिक बहुपद है। 2 नंबर में, 3 नंबर में देखिए 2 नंबर हो गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद का घात 2 हो। यहाँ पे आपको बताया भी है व्यंजक का घात क्या होता है। चर के अधिकतम घात को क्या कहते हैं? व्यंजक का घात कहते हैं। और उसमें एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे बताइए 9xy + 5x का घात कितना होगा? तो देखिए तो कितना होगा? यहाँ पे 1 है और बच्चे समझेंगे कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर गुना रहता है तो उसका घात जोड़ दिया जाता है। तो x का 1 और प्लस y का घात 1, दोनों मिलकर 1 + 1 बराबर हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि इसका घात क्या हो जाएगा? अधिकतम घात 2 होगा। ठीक ना। यानी द्विघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे मैं इसमें एक एग्जांपल इसका डाल दूंगा। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 2 हो। एग्जांपल देखिए x² + 5x + 9। देखिए तो अधिकतम घात क्या है? 2 है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 5xy + 9, यह भी हमारा द्विघात नहीं आएगा। ठीक है। इसका भी अधिकतम घात हमारा 2 है। अतः यह भी द्विघात बहुपद में ही आएगा। लेकिन हमारा जो होता है स्टैंडर्ड रूप, तो स्टैंडर्ड रूप तो मैं अभी नहीं लिख पाया, लेकिन अभी जस्ट आगे मैं इसका लिखूंगा, या यहीं पे मैं लिख देता हूं। बचेगा नहीं दिखा दिखाई दे पाएगा, रहने देते हैं। 4 नंबर में हमारा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। त्रिघात बहुपद
जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात 3 हो। एग्जाम्पल में देखिए 9x³ प्लस 2y², ठीक है, प्लस 5x। तो यह सब हमारा क्या है, अधिकतम घात इसका कितना है, 3 है, अतः यह त्रिघात बहुपद है। अब हमको इस 10th क्लास के इस चैप्टर में पढ़ना है एक चर में। क्या पढ़ना है, एक चर में। मैं यहाँ पे 2 चर में आपको दिखाया हूँ, यहाँ भी 2 चर में आपको दिखा दिया हूँ, लेकिन हमको पढ़ना है एक चर में। तो वही स्टैंडर्ड रूप हम बताएंगे। इसका स्टैंडर्ड रूप होता है या जनरल फॉर्म कह सकते हैं, यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यह होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। फिर उसके बाद अब हम लोग सभी का जनरल फॉर्म देखेंगे, उसके बाद हम इसका देखेंगे, आपको शून्यक निकालने का तरीका भी देखेंगे। केवल हमको देखना है ग्राफीय विधि द्वारा। इसमें इसको उतार लीजिए, उसके बाद फ्रेश करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है इसका, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b, ठीक ना। a इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b बिलोंग्स टू r, a एंड b बिलोंग्स टू r। कहने का सेंस है a 0 नहीं हो सकता है। a जब 0 होगा तो यह टर्म 0 हो जाएगा, तो अतः यह कांस्टेंट पॉलिनोमियल में चला जाएगा। और फिर दूसरी कंडीशन है a और b जो होगा इसका यानी कि गुणांक, यह हमारा हमेशा रियल नंबर हो, यानी कि वास्तविक संख्या हो, ठीक ना। फिर उसके बाद 2 नंबर में हम देखते हैं, यह है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे यही कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0 और a, b, c बिलोंग्स टू r, यानी a, b, c क्या हो, रियल नंबर हो और a इज नॉट इक्वल टू 0 हो। फिर उसके बाद होता है हमारा त्रिघात, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका होता है फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें क्या होता है, इसका कंडीशन होता है वन कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0 और a, b, c, d बिलोंग्स टू r। यानी कि कहने का सेंस है a कभी 0 के बराबर न हो। अगर a 0 होगा तो यह टर्म 0 हो जाएगा, तो यह द्विघात में चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे यह कंडीशन दिया है। और a, b, c, d जो क्या हो,
वह आपका हमेशा वास्तविक संख्या हो। अगर इमेजिनरी संख्या हो जाएगी तो वह चली जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वह हम लोग को नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है रैखिक बहुपद का शून्यक। सबसे पहले हम शून्यक समझते हैं। जीरोज कहिए या फिर जीरोथ कहिए। यहाँ पे मैं समझता हूं शून्यक। जीरोथ। यह शून्यक क्या होता है? यानी कि कोई भी व्यंजक में चर का मान रखने पर उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जिस व्यंजक में जिस व्यंजक में चर का जो मान रखने पर शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य हो जाए। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे जैसे हमको px बराबर दे दिया है x प्लस 9। क्या दे दिया है? x प्लस 9। तो x का वैल्यू हम क्या रखें कि इस टर्म का वैल्यू 0 हो जाए? तो हम क्या रखेंगे? -9 रख देंगे। देखिए यहाँ पे p-9 हम लेते हैं, तो x के जगह पर -9। इसको 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि p1, p2, p0 बराबर आपका क्या वैल्यू आएगा? 1, यानी कि p के बराबर अगर 0 आ जाता है तो k क्या हो जाता है? उसका 0th हो जाता है, या फिर 0 कर सकते हैं। -9 प्लस 9 यह कटकर 0 हो जाएगा। और तब -9 क्या है? इसका शून्यक है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे -9 px का शून्यक है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और देखिए कैसे हम निकालते हैं इसका शून्यक। इसका स्टैंडर्ड रूप होता है ax प्लस b। तो इतना बराबर हम 0 लगा देते हैं, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो ax बराबर -b, और यहाँ पे x बराबर -b/a होता है। यानी कि रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर एक शून्यक होता है, और वह होता है -b/a। देखिए तो यहाँ पे a क्या है? यह x का गुणांक है, यानी कि x के साथ जो चीज गुना हो वह उसका गुणांक है। यहाँ पे x के साथ कुछ भी गुना नहीं है तो 1 गुना है। यहाँ पे +9 है तो वो आएगा तो -9, अब बटा 1 करेंगे तो -9 ही रह जाएगा। देखिए वही हमारा शून्यक आया है कि नहीं आया? आया है, देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे px स्टार लगाकर इधर लिख देते हैं, px का शून्यक, px का शून्यक का ग्राफ। ठीक ना। तो यानी कि x अक्ष को जितना बार काटे, x अक्ष को लिख देते हैं px, यहाँ पे px x अक्ष को जितनी बार काटे उसे px का या px के गुणांक की संख्या कहते हैं, उसे px के गुणांक पर शून्य, px के शून्य की संख्या होती है। ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए यह हम लिए हैं
क्या लिए हैं, x प्लस 9 बराबर 0 अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे x हो जाएगा, x हमारा मान लीजिए यहाँ पे -9 और फिर x बराबर यहाँ पे -9 तो हमारा y क्या होगा, तब 0 होगा, ठीक ना। और फिर इधर आ जाइए, यहाँ पे ऐसे हमारा यह ग्राफ जाएगी, यहाँ पे -9 और 0 यानी x अक्ष को जिस पॉइंट पे काटती है वही हमारा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो देखिए कितनी बार यह काटेगी, x प्लस 9 एक बार काटेगी, अतः शून्य की संख्या 1। वहीं अगर द्विघात रहती है तो द्विघात ऐसे रहती है तो वह ऐसे पैराबोलिक बनती है, क्या बनती है, पैराबोलिक। तो वह कितनी बार काट रही है, तो यहाँ पे 2 बार, अधिकतम 2 बार काट सकती है। तो इसी के सहारे हमको इस एक्सरसाइज में 2.1 में दिया है कि शून्य की संख्या कितनी है वह चीज बताना है। ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, शून्य समझ लेना है कि शून्य वह संख्या होती है जो उस बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद का मान 0 कर देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। अब इसमें समझना है रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 1, तो अधिकतम शून्य की संख्या 1। फिर उसके बाद द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, 2, तो अधिकतम शून्य की संख्या 2। फिर त्रिघात का अधिकतम घात 3, तो अधिकतम शून्य की संख्या 3 हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक यह देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे हो, ऐसे कोई ग्राफ हो और ऐसे चली जाए, तो यहाँ पे देखिए इसका कोई शून्य है, इसका कोई शून्य नहीं है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई शून्य नहीं है। इस ग्राफ का क्या अर्थ है, कोई शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। फिर एक और ग्राफ देखिए, ऐसे है और ऐसे चल जाए, कोई शून्य है नहीं है, px का कोई शून्य नहीं होगी क्योंकि यह x अक्ष को एक भी बार नहीं काट रही है। इसी के सहारे से हमको इसमें क्वेश्चन दिया है और ग्राफ के सहारे हमको बताना है कि शून्य की संख्या कितनी है। चलिए इसे उतार लीजिए, उसके बाद इसे फ्रेश करते हैं और फिर आपको एक्सरसाइज बता देते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक नंबर में हमको दिया है, सबसे पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ, छोटा छोटा ग्राफ बना देता हूँ कि हमारा पूरा अट जाए। तो अब देखिए यहाँ पे इसका हमें देखना है, यह है y और फिर यह है y डैश और फिर यह है x और यह है x डैश। फिर यहाँ पे देखिए ऐसे हमारा ग्राफ गया है, देखिए ध्यान से, यह ऐसे ग्राफ इसके पैरेलल गया है। तो देखिए तो यहाँ पे यह कहीं भी y बराबर हमारा px है, y बराबर px है। तो देखिए तो यह जो px है ग्राफ, यह x को कहीं पे काट रही है, तो नहीं काट रही है, तो इसके शून्य की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे px के शून्य की संख्या, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा शून्य की संख्या बराबर 0, ठीक ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में हमको दिया है, ऐसे दे दिया है, थोड़ा सा मैं ग्राफ बना देता हूँ, यूं है और यूं है, यह है x अक्ष, यह है x डैश, यह है y और यह है y डैश, और यूं आया है, थोड़ा सा यूं आया और यूं गया। यह है हमारा ग्राफ। x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, px को कितनी बार काट रहा है, नहीं px जो है वह x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, px, यहाँ पे क्लियर मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको समझने में कहीं दिक्कत हो सकती है। px जो है
एक्स अक्ष को एक बार काट रही है। कितना बार? एक बार काट रही है। अतः शून्य बराबर एक आंसर। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 2 हो गया। 3 नंबर हम देखते हैं। हमको दिया है ऐसे और फिर ऐसे है। यह है हमारा x और यह है x डैश। यह है हमारा y और यह है y डैश। यह कैसे काटा है थोड़ा देख लीजिए। यूं ऐसे आया है, थोड़ा सा सीधा है और फिर यहाँ पे यूं आया ऐसे और फिर ऐसे निकल गया है। तो देखिए एक अक्ष को कितनी बार काटना है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो शून्य बराबर शून्य की संख्या बराबर 3। यहाँ पे शून्य की संख्या लिखिए, शून्य नहीं, शून्य की संख्या बराबर 1। फिर यहाँ पे 4 नंबर में देखिए। 4 नंबर में यूं है x डैश y और फिर y डैश। यहाँ पे देखिए कितनी बार काटा है? यूं काटा है, 1 बार काटा और 2 बार काटा। तो शून्य की संख्या 2, शून्य की संख्या बराबर 2 आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 नंबर में हमारा दिया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यूं ग्राफ बनाया, यह है x और यह है x डैश, यह है y और फिर यह है y डैश। कैसे काटा है? देखिए यहाँ पे एक बार यूं आया है, फिर यूं आया है, फिर यहाँ पे यूं आया, फिर यूं आया। देखिए कितना बार काटा है? 1, 2 और फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 4, यानी कि 4 बार काटा है। तो शून्य की संख्या बराबर 4 आंसर। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में। देखिए यहाँ पे यूं आया है, फिर उसके बाद यहाँ पे यूं आया है, फिर यूं आया है, फिर यूं आया है, फिर यूं आया है। देखिए कितनी बार काटा है? यह ऐसे है, 1 बार काटा, फिर 2 बार काटा, फिर 3 बार काटा है। एक अक्ष को कितनी बार काटा है? 3 बार। अतः px का जो शून्य की संख्या होगी वह 3 होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं px के शून्य, ठीक ना, शून्य की संख्या बराबर 3 आंसर। ठीक ना, बस यही चीज है और कुछ इसमें नहीं दिया है। बस आपको ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन जो है उसको समझना है। फिर यहाँ पे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, जैसे रैखिक वाला आपको बताए हैं कि शून्यक बराबर -b/a होता है, उसी तरह से इसमें और हमें संबंध द्विघात और फिर त्रिघात में देखना है। 2.2 अगले वीडियो में या फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।